बहुत महत्व देते हुए रेल बजट हम अलग दिन डिक्लेयर करते थे। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा और सभी मेंबर्स से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप सरकार को जोर दें कि अब कोविड के बाद या तो हम हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों को मिलाकर इसका बजट सेपरेट दिन करें, क्योंकि अब देश के लिए ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय बन गया है। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से इतना अनुरोध करूंगा कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ को डिस्कस करने के लिए हम पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि कोरोना के अंदर जो नुकसान कोरोना से हुआ है, लोगों की मौत हुई है, उतना ही नुकसान बच्चों को एजुकेशन से दूर रखने के ताल्लुक से भी हुआ है। तो मैं ये सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानती है अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर तंदुरुस्त रहेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया, तमाम बीमारियों से लड़ेगा इंडिया। हमको ऑनरेबल मिनिस्टर, हम जानते हैं कि हमको ये आंकड़े बताए जाते हैं कि इस देश के अंदर कोरोना से इतने लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर मरने वाला कोरोना से नहीं मरा है। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बीमार था, इसी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये सच्चाई है, इसको हमको कबूल करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था कि ऐसी एक बीमारी आ जाएगी, ऐसी एक महामारी आ जाएगी। वी वर कॉट अनअवेयर। नाउ इट इज़ हाई टाइम कि हम सबको एक साथ मिलकर आके हम इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें पता था कि आपके इस बजट के अंदर आपका पूरा फोकस जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर रहेगा। अब आपको हम उदाहरण देते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आप नाम बहुत अच्छे अच्छे दे देते हैं, और आपका फोकस अब इस मिशन के जरिए हेल्थ केयर नहीं है, हेल्थ कार्ड्स बनाने का है। हेल्थ कार्ड्स बनाएंगे, हम जेब में रख डालेंगे। अगर हकीकत यह है कि ज़मीन स्तर के ऊपर अगर हेल्थ केयर अवेलेबल ही नहीं है तो वह हेल्थ केयर कार्ड हम जेब में रख के क्या करेंगे? तो आपका फोकस जो है वो हेल्थ केयर को इंप्रूव करिए। हेल्थ कार्ड्स बनाकर फ़ायदा किसको होने वाला है? बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ को होने वाला है और कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज़ को होने वाला है। यह हकीकत है। 2015 तक मैडम फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रैक्टिस थी कि नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए जितने भी दूसरे प्रोग्राम्स आते थे, चाहे वो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो, या जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में प्रोग्राम आते थे, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी जाती थी। 2015 से आपने इसको बंद कर दिए है। अब जब हमें यह पता करना है कि इम्यूनाइजेशन के ऊपर कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, ये पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे दोबारा ये सिस्टम शुरू किया जाए। Madam Finance Minister, this is a question that everybody wants to ask. The utter lack of transparency of the PM CARES Fund, a fund that has been collected by the people of this country in the name of the Honorable Prime Minister. Why so much secrecy? क्यों इसको हम छुपा कर रखना चाह रहे हैं? क्यों इसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं? This is a democratic country and we request the government all funds related to PM CARES must be brought under democratic accountability. इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक का पैसा है, बताइएगा कितना आया है, कहाँ खर्च हुआ है करके। इसके ऊपर अकाउंटिंग ही नहीं होंगी, ऑडिटिंग ही नहीं होंगी, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जब कुछ गलत होता है तो कुछ छुपाया जाता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा। दूसरा ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स स्कीम। अब आपने उसको एक नए फीचर के साथ इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम बदल दिया है। ये नाम बहुत अच्छे अच्छे आप देते हैं। अब इस स्कीम का नाम आपने दिया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब ऐसा नहीं है कि मिड डे मील स्कीम के अंदर खिचड़ी दी जा रही थी और इसके अंदर कुछ काजू बादाम देने वाले हैं करके। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से अब बच्चे सुपरमैन होने वाले हैं करके। जो खाना था वही खाना है। स्कीम बहुत अच्छी है मैडम, हम इसका स्वागत करते हैं कि तकरीबन 12 करोड़ बच्चे इसके अंदर शामिल हैं। इनको ये खाना मिलना चाहिए, लेकिन आपने 11,500 करोड़ रुपए यूनियन बजट 2021-22 के अंदर रखे थे इसके, उसको है तो आपने रिवाइज एस्टिमेट के अंदर 11.01% से कम कर दिए। नया नाम प्रधानमंत्री जी का आने के बाद भी आपने वही रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से वो पैसा रखा हुआ है। ये स्कीम जब अगर हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, तो ज़मीनी स्तर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे देश के जितने भी मिड डे मील स्कीम की आप इंक्वायरी करवाइए। जो नेता है उनका कोई ना कोई तो भतीजा वो चला रहा है, कोई भांजा चला रहा है, कोई रिश्तेदार चला रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला अगर उसके अंदर आपको नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं।
मुझे भी मालूम है कि इसके अंदर कैसे घोटाले किए जा रहे हैं, बच्चों के अनाज के ऊपर, बच्चों के राशन को खाया जा रहा है। मैडम थोड़ा सा, मैडम दूसरा यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बढ़ती हुई चाइल्ड लेबर की पॉलिसी को देखते हुए, चाइल्ड लेबर देश के अंदर बढ़ रहा है, तो 2021 के अंदर इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डिक्लेयर किया। आपने देश से चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए इस बजट के अंदर कितना पैसा दिया? पूरे देश के लिए 30 करोड़ रुपए दिया है। कब कैसे खत्म होगा? दूसरा यह है एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसास, ये आपने रिड्यूस कर दिया है 8% से 174 करोड़ रुपए से आप मदरसे को 174 से 160 करोड़ रुपए लेकर गए हैं। हमने आपसे मैडम ये कहा था फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, इसी सदन के अंदर खड़े रहकर, कि मुसलमानों को हज की जो सब्सिडी देते हैं वो बंद करिए, नहीं चाहिए, किसी भी धार्मिक काम के लिए सरकार के पैसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने बंद कर दिया, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी वक्त हमने ये मांग की थी आपसे कि इन पैसों से आप मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल्स खोले। आपने कितने स्कूल्स खोले? मैडम 2 मिनट से, कितने स्कूल्स खोले? आपने एक भी स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला है तो बताइएगा कितने स्कूल्स खोले हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं उसकी जानकारी हमें दीजिए। वो जमीनें हमें वापस अगर आप कर देंगे तो हम आपको बताते हैं कि हमको सरकार के माइनॉरिटी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर हमको वापस कर दिए तो। मैडम 6 साल पहले आपने किसानों के ताल्लुक से यह कहा था कि हम फार्मर्स की इनकम हम बढ़ाने वाले हैं करके। यह पहली मर्तबा हुआ है कि आपने फार्मर्स इनकम डबल होंगे इसका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 के अंदर, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DFI रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि 2015-16 के अंदर इनकी इनकम महीना कितनी थी, तो 8,059 रुपीस थी। 2022 तक इनकी मंथली इनकम होनी चाहिए थी 21,164 रुपये, लेकिन अब एस्टिमेटेड इनकम जो किसानों की बताई जाती है, गवर्नमेंट आंकड़े बता रहे हैं, वो 12,955। इसीलिए बड़ा कन्वीनियंटली ये है कि भूल जाओ किसानों को डबल इनकम करने का ये है करके। मैडम सिर्फ आधा 30 सेकंड। मैडम हमने एक नारा सुना था कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसा क्या चीज है कि जो रतन टाटा को मुमकिन है और वो मोदी जी को मुमकिन नहीं है? ऐसी क्या चीज है कि आप LIC को भी बेच देना चाहते हैं, बैंक को भी बेच देना चाहते हैं? देखिए रतन टाटा बहुत अच्छी शख्सियत है, हम तो चाहेंगे उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया जाए करके, लेकिन ये जो बेचने का काम चल रहा है इसे कहीं ना कहीं रोकिएगा। सरकार इतने सालों से चला रही, और आपको तो इस वजह से ये जिम्मेदारी है कि आप कहते हैं कि हमारे से हर चीज मुमकिन है, तो हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर गौर